शहर, देश की राजधानी। एक तरफ चांदनी चौक की चमक, तो दूसरी तरफ राजीव चौक की दौड़ भाग। साथ ही आनंद विहार और कश्मीरी गेट की भीड़ बताती है कि यहाँ हर रोज लाखों अपनी आजीविका ढूंढने आते हैं और हजारों लोग निराश घर लौट जाते हैं। पर इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिम्मत जुटाकर दिल्ली शहर को अपने दिल में बसा लेते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक है मोहिनी। मोहिनी पटियाला से अपने पति के साथ 30 साल पहले दिल्ली आई थी, लेकिन जैसे ही मोहिनी माँ बनी, वैसे ही उसे उसके पति योगेश ने किसी और औरत के लिए छोड़ दिया। इसलिए मोहिनी चाहती है कि उसकी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से हो जिसके साथ उसे किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन मोहिनी की बेटी जिया ने बचपन से ही मर्दों की गैर जिम्मेदाराना हरकत को देखकर अपना मन बना लिया है कि वो शादी करके किसी का घर संभालने में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। जिया टूरिस्ट गाइड बनना चाहती है, इसलिए वो अक्सर किताबें पढ़ती है। आज फिर जिया अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए आईने के सामने बैठी है और मोहिनी उसको डेट पर जाने के लिए तैयार कर रही है। जिया ने एक घरेलू पंजाबी लड़की की तरह रानी रंग का पटियाला कुर्ता पजामा पहना है। मेकअप होते ही मोहिनी जिया की नजर उतारती है और जाते जाते उसे सफेद रंग का दुपट्टा पहनाते हुए कहती है, बेटा आज कोई गलती मत करना। जिया मुस्कुराते हुए एक बड़ा सा लेडीज बैग उठाती है और घर के बाहर खड़ी टैक्सी में बैठकर उसके जाते ही मोहिनी आसमान की तरफ देखकर दुआ करते हुए कहती है, हे भगवान जी आज तो कुछ खुशी मिले। दूसरी तरफ दिल्ली का फेमस बिजनेसमैन अगस्त, जिसके पीछे दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे देश की लड़कियां पागल हैं। चाहे लड़कियां फिल्म स्टार के पीछे भागे या ना भागे, पर अगस्त की कार देखते ही सब अपने कदम उस तरफ मोड़ लेती हैं। अगस्त की फोटो अक्सर मैगजीन के कवर पेज पर छपा करती है और वो मैगजीन रातों रात बिक जाती है। साथ ही आम इंसान के लिए अगस्त से मिलना किसी सपने से कम नहीं है। इसी वजह से अगस्त को मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले अपने चेहरे को मास्क से कवर करना पड़ता है। यही नहीं, अगस्त को सुबह सुबह खुद को दुनिया से दूर रखकर खुद पर ध्यान देना अच्छा लगता है। इसलिए वो मॉर्निंग वॉक के दौरान अपने साथ फोन नहीं ले जाता है। एक तरफ अगस्त मॉर्निंग वॉक के लिए निकला और दूसरी तरफ जिया की टैक्सी हाईवे पर पहुंची। तभी टैक्सी वाला पीछे की सीट की तरफ मुड़ता है, पर जिया के वहां ना होने पर उसने तुरंत गाड़ी रोक दी। ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक जिया कहां चली गई है। जैसे ही उसने गाड़ी को ब्रेक लगाया, तभी पीछे की सीट से आवाज आई, भैया मैं गाड़ी में ही हूँ, प्लीज गाड़ी मत रोकिए और पीछे भी मत देखिए। ये सुनते ही टैक्सी वाले की सांस में सांस आई और वो फिर से टैक्सी चलाने लगा। एक तरफ हाईवे पर टैक्सी चल रही थी और दूसरी तरफ आज अगस्त सुबह सुबह रनिंग करते हुए काफी दूर आ चुका था। उसके गार्ड पीछे छूट चुके थे। वो उन्हें अपने पास बुला पाता, इसके लिए उसके पास फोन भी नहीं था। इसलिए वो हाईवे पर खड़ा टैक्सी या ऑटो की तरफ हाथ दिखा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क लगा देखकर किसी ने उसे पहचाना नहीं और ना ही किसी ने अपनी गाड़ी रोकी। कुछ देर के बाद जिया सीट पर उठकर बैठ गई और टैक्सी हाईवे पर चलती रही। टैक्सी ड्राइवर की नजर जैसे ही मिरर पर पड़ी, वो जिया का नया अवतार देखकर डर गया और उसने जोर से ब्रेक लगाया। टैक्सी एकदम अगस्त के पैरों के पास आकर रुक गई। अगस्त को ऐसा लग रहा था जैसे ये टैक्सी उसके लिए रुकी हो। इसलिए वो टैक्सी के करीब जाकर फ्रंट सीट का दरवाजा खोलता है और ड्राइवर से कहता है, हौस खास चलोगे? तभी अगस्त के कानों में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं, ये हौस खास नहीं जाएंगे। जिया ने पीछे बैठे बैठे अपना पूरा लुक बदल दिया था। उसकी आंखों में डार्क काला मेकअप था। उसने अपने बालों में कई सारी गुत्थ बनाई हुई थी। साथ ही जिन कपड़ों में वो घर पर टैक्सी में बैठी थी, वो कपड़े भी अब पूरी तरह से बदल चुके थे। जिया की आवाज सुनते ही कुछ देर तक अगस्त ने पीछे हटते हुए टैक्सी वाले से कहा, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं।
ये कहते हुए अगस्त ने गुस्से में टैक्सी का दरवाजा बंद किया और टैक्सी आगे बढ़ चली। जिया को जिस कैफे में जाना था वो वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए 5-10 मिनट में जिया वहां पहुंच गई। जैसे ही वो टैक्सी से उतरी, टैक्सी वाला ये देखकर हैरान हो गया। जो लड़की पटियाला सूट पहनकर दुपट्टा डाले टैक्सी में बैठी थी, अब वो शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहनकर डार्क मेकअप किए बालों में 4-4 गुत्थ बनाई टैक्सी से उतरी थी। टैक्सी वाले ने चुपचाप जिया से पैसे लिए और वहां से आगे निकल गया। जिया कैफे में जाकर बैठ गई। उसके आसपास बैठे सभी लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि दिल्ली में कोई भी आम लड़की इस तरह का पहनावा करके पब्लिक प्लेस पर नहीं घुमा करती थी। हालांकि दिल्ली फैशन के लिए फेमस है, लेकिन जिया का पहनावा उस फैशन से अलग था। इतना ही नहीं, जिया कुर्सी पर टेढ़ी होकर बैठी थी और कुर्सी पर लगी हुई सजावट पर अपने नाखून गढ़ा रही थी। ये देखकर रिसेप्शन पर खड़ा मैनेजर सोचने लगा, कहीं ये लड़की पागल तो नहीं है। इसलिए वो तुरंत अपने एक स्टाफ को वहां भेजते हुए कहता है, लगता है ये कोई पागल लड़की है, जल्दी से जाओ और उसे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो वहां पूरी कुर्सी खराब कर देगी। वेटर जिया के करीब जाने से डर रहा था, फिर भी वो दबे पांव जिया के पास गया और उसने धीमी आवाज में जिया से कहा, मैडम मुझे माफ कीजिएगा, आपको इस कैफे से बाहर जाना होगा। तभी वेटर के कानों में आवाज आती है, वो मेरी गेस्ट है, मैंने उन्हें बुलाया है। ये सुनते ही वेटर वहां से चला जाता है। वो आदमी जिया के एकदम पीछे खड़ा था, लेकिन उसने अब तक जिया को सामने से नहीं देखा था और उसकी माँ ने जिया की जो फोटो उसे भेजी थी उसमें वो एकदम सभ्य लड़की दिख रही थी। वेटर से अपनी बात खत्म करके उसने जैसे ही अगली कुर्सी की तरफ अपने कदम बढ़ाए, तभी उसकी नजर जिया पर पड़ी। वो जिया को देखकर हैरान हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरीके के पहनावे में आई होगी। तभी वो आदमी एक लंबी सांस लेते हुए कुर्सी पर बैठकर वेटर को फिर से अपने पास बुलाते हुए कहता है, एक गिलास ठंडा पानी देना। ये सुनते ही जिया उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और अपना पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा देती है। वो जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ जिया की तरफ देखता है। तभी जिया कहती है, पी लीजिए, मैंने इस ग्लास को जूठा लगाया है और जूठे से ही तो प्यार बढ़ता है। जिया की बदतमीजी देखकर वो और हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक सीधी सादी लड़की से मिलने आया था जिससे वो शादी करना चाहता था, पर यहाँ जिस लड़की को अपने सामने बैठा देख रहा था वो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। फिर उसने वहां बैठकर कुछ देर यहाँ वहां देखा। उसके आसपास बैठे लोग उसे घूर रहे थे और वो सोच रहा था कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं कैसी लड़की को यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि उसकी इज्जत पर आती, उसने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और चुपचाप अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही जिया लंबी सांस लेते हुए खुद से कहती है, अच्छा हुआ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, माँ भी ना कैसे कैसे लोगों को मेरे पास भेज देती है। चलो अब अगले नमूने को अपनी लोकेशन भेज देती हूँ। ये कहते हुए वो अपना मोबाइल जेब से बाहर निकालती है और मैसेज टाइप करना शुरू करती है। आसपास बैठे सब लोग अपना ऑर्डर मंगाना छोड़कर जिया को देख रहे थे। जिया ने मैसेज टाइप करते करते अपने पैर टेबल पर रख दिए थे। मैनेजर कैफे के स्टोर रूम में जा चुका था और वेटर को जिया के पास जाना ठीक नहीं लगा। तभी अगस्त चलते चलते कैफे तक पहुंच चुका था। जैसे ही वो कैफे के अंदर आया, उसने अपने चेहरे का मास्क हटाते हुए वेटर को अपने पास बुलाया। अगस्त की आवाज सुनकर कैफे में बैठे सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और अब उनका आकर्षण का केंद्र जिया ना होकर अगस्त बन चुका था, क्योंकि अगस्त को इतने करीब से देखना उन सबके लिए हैरानी भरा था। और आज तक कभी भी अगस्त किसी आम जगह पर बिना गार्ड के इस तरह से नहीं आया था। वो जहां भी जाता था उसके गार्ड पहले जाकर जगह को क्लियर करवा लेते थे और अगस्त पूरा कैफे बुक करके अकेले वहां बैठता था। जब वेटर उसके करीब आया तो वेटर के हाथ पैर कांप रहे थे
अगस्त को पता था कि लोग उसे किस नजर से देखते हैं। तभी अगस्त वेटर को धीमी आवाज में पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? ये आवाज सुनते ही जिया अगस्त की तरफ देखती है। हालांकि जिया को अगस्त में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वो लोगों की तरफ देखकर हैरान हो रही थी, क्योंकि सब लोगों की आंखें खुली की खुली थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज देख ली हो। तभी वेटर अपना नाम बताते हुए कहता है, जी मेरा नाम चंद्रशेखर है। ये सुनते ही अगस्त मुस्कुराते हुए चंद्रशेखर से कहता है, चंद्रशेखर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? इतना सुनते ही वेटर ने झटके से अपनी जेब से फोन निकाला और अगस्त के हाथ पर रख दिया। तभी अगस्त ने एक नजर फोन की तरफ देखा और फिर चंद्रशेखर से कहा, अगर आप इसका लॉक खोल दो तो और मेहरबानी होगी। चंद्रशेखर ने घबराते हुए अगस्त के हाथ से फोन लिया और उसका लॉक खोलकर दोबारा फोन उसके हाथों में रख दिया। तभी अगस्त एक नंबर डायल करते हुए गार्ड से कहता है, मैं टी विला में हूँ, तुम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। इतना कहते ही अगस्त ने फोन रख दिया और वो जिया के सामने से जाते हुए उससे 4 टेबल आगे बैठ गया। तभी जिया से मिलने के लिए दूसरा आदमी कैफे में आता है और वो जिया के भेजे हुए पते के अनुसार उसके टेबल पर जाकर बैठता है। उस आदमी का रिएक्शन भी वैसा ही था जैसा कि इससे पहले आए हुए आदमी का था, क्योंकि उसने भी जिया की फोटो एक घरेलू लड़की के रूप में देखी थी और उसके सामने जो लड़की बैठी थी उसका रूप उसकी कल्पना से एकदम उल्टा था। जिया को देखते हुए वो सोच रहा था कि अब अगर उसने इतना लंबा रास्ता तय कर ही लिया है तो कम से कम उस लड़की से बात तो कर ही सकता है। तभी वो आदमी अपना हाथ जिया की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो जिया, मेरा नाम कुमुद है। जिया अपनी भौहें उठाते हुए कहती है, हाँ जी, आपका नाम मुझे पता है। जिया का जवाब सुनते ही कुमुद हैरान हो गया, क्योंकि जिस तरह के अवतार में जिया उसके सामने बैठी थी उसकी जुबान उसके पहनावे से एकदम मैच कर रही थी। फिर भी कुमुद ने अपना समय बर्बाद किया था, इसलिए वो जिया से बात करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद कुमुद फिर से कहता है, बड़ा अलग ड्रेसअप है आपका जिया जी, क्या यह आपने खुद डिजाइन किया है या फिर किसी डिजाइनर को हायर किया है? कुमुद और जिया की बातें चल ही रही थी, तभी अगस्त की नजर जिया पर पड़ती है। वो जान गया था कि ये वही लड़की है जिसने उसे टैक्सी में बैठने के लिए मना किया था। हालांकि अगस्त कभी भी किसी आम इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता था, लेकिन जिया की हरकतें उसकी नजरों को अपनी तरफ खींच लाई थी। कुमुद ने 2 कॉफी ऑर्डर की थी और जिया कॉफी के कप से कॉफी प्लेट में डालते हुए उसे पी रही थी। अब तक भी जिया ने कुमुद की बात का जवाब नहीं दिया था। तभी अचानक जिया कहती है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी स्टाइलिश कपड़े बनवा सकती हूँ। इतना कहते ही जिया प्लेट से कॉफी के 2 सिप लेते हुए प्लेट टेबल पर रखती है और फिर कुमुद की तरफ बढ़ते हुए उसकी शर्ट का ऊपरी बटन खोलकर उससे कहती है, तुम्हें घुटन नहीं होती? कम से कम छाती पर हवा तो लगने दो। अचानक जिया की हरकत देखकर कुमुद हैरान हो गया। वो इससे ज्यादा खुद को बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जल्दीबाजी में अपनी कॉफी खत्म की और टेबल पर पैसे रखकर चला गया। जिया पर नजर जाने से पहले अगस्त अखबार पढ़ रहा था, लेकिन जिया की लगातार अटपटी हरकतें देखकर वो अगस्त के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जिया अब भी उसी जगह बैठी हुई थी, लेकिन उसकी कॉफी अब तक खत्म नहीं हुई थी। कुमुद की जाते ही उसने कप से कॉफी पीना शुरू कर दिया और वो कुछ देर तक बिना अजीब हरकतें किए बैठी रही। ये देखकर अगस्त ने भी अपने बगल में पड़ा हुआ अखबार उठाया। तभी जिया ने अपनी माँ को फोन लगाया। फोन उठाते ही मोहिनी कहती है, क्या हुआ, कुछ बात आगे बढ़ी? जिया कहती है, नहीं माँ, 2 लड़के आकर जा चुके हैं।
पर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं तीसरे का इंतजार कर रही हूँ, पर मेरे पास ना उसका फोन नंबर नहीं है। क्या आप उसे फोन करके बता देंगी कि मैं टी विला के टेबल नंबर 9 पर बैठी हुई हूँ? मोहिनी जिया को हाँ में जवाब देकर तीसरे लड़के को फोन लगाती है और जिया का पता देते हुए उसे टी विला जाने के लिए कहती है। तभी अगस्त चुपचाप अखबार पढ़ते हुए मन ही मन सोच रहा था कि अचानक इतनी अटपटी हरकत करने वाली लड़की शांत कैसे बैठी है। ये सोचते हुए उसने अखबार को हल्का सा नीचे किया और एक नजर जिया पर डाली। जिया की हरकतों ने अगस्त के मन में एक जिज्ञासा पैदा कर दी थी, इसलिए वो वहां बैठकर चुपचाप उसकी हरकतों को देख रहा था। फिर अचानक उसने एक नजर दीवार घड़ी पर डाली। सुबह के 10:30 बज चुके थे और आज अगस्त ऑफिस के लिए लेट हो गया था। टाइम का पता चलते ही अगस्त को अपने गार्ड पर गुस्सा आने लगा, पर वेटर का फोन अब भी उसकी टेबल पर रखा हुआ था। अगस्त काउंटर पर खड़े वेटर की तरफ देखता है और दोनों की नजर एक दूसरे से टकराती है। अगस्त वेटर को अपने पास बुलाता है, फिर उससे कहता है, क्या तुम एक बार और अपने फोन का लॉक खोलकर मुझे दे सकते हो? वेटर ने हल्के से मुस्कुराते हुए फोन का लॉक खोला और अगस्त की तरफ फोन बढ़ा दिया। इस बार वेटर पहले से कम डरा हुआ था और ये बात अगस्त को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए अगस्त झटके से उसका फोन लेता है और फिर वो फोन लगाते हुए अपने गार्ड से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है 12 किलोमीटर गाड़ी में बैठकर आने में तुम लोगों को कितना समय लग रहा है। मैं आज ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ और तुम जानते हो लेट होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक अगस्त अपनी बात खत्म कर पाता, तभी जिया से मिलने के लिए तीसरा आदमी कैफे में आ चुका था। उस आदमी ने जीन्स और टी शर्ट पहनी थी। उसे देखकर वेटर हैरान हो गया। वेटर सोच रहा था कि आज का दिन कितना अजीब है। पहले उसके कैफे में एक पागल अटपटी सी लड़की आई, फिर दिल्ली का सबसे मशहूर बिजनेसमैन अगस्त आया और अब ये आदमी। वो आदमी दरवाजे पर खड़ा था और 9 नंबर के टेबल को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आया, इसलिए वो वेटर के पास गया और उसने वेटर से पूछा, अंकल जरा बताओ ये 9 नंबर टेबल कहाँ है? वेटर एक यंग लड़का था। उसे अपने से बड़े आदमी का अंकल बुलाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अनदेखा करते हुए उस आदमी की बात का जवाब दिया, पीछे मुड़िए, जो पहली टेबल दिखेगी ना वही 9 नंबर टेबल है। ये सुनते ही वो फुर्ती से पीछे मुड़ा और उसने जिया की तरफ चलना शुरू किया। जिया को देखते ही उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जैसी लड़की चाहता था, जिया एकदम वैसी लड़की है। वो टेबल के पास पहुंचते ही जिया के सामने रखी कुर्सी को अपनी तरफ खींचकर बैठ जाता है। जिया का ध्यान अपने फोन से हटकर उस आदमी पर जाता है और उस आदमी के पहनावे को देखकर वो हैरान हो जाती है। उसकी जीन्स में जगह जगह अलग अलग रंग के स्टिकर्स लगे हुए थे, जिनमें चाइनीज भाषा में कुछ लिखा था। साथ ही उस आदमी की टी शर्ट का एक बाजू हरे रंग का और दूसरा लाल रंग का था। जिया अजीबोगरीब पहनावा करके उस कैफे में इसलिए आई थी ताकि कोई लड़का उसे पसंद ना करे, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा था कि जिया का प्लान उस पर ही भारी पड़ गया। तभी वो आदमी जिया से कहता है, हाय जिया, तुम मुझे जानती हो राइट? जिया कहती है, हाँ जी सुरेंद्र जी। जिया की बात को काटते हुए सुरेंद्र कहता है, सुरेंद्र आपको ओल्ड फैशन नहीं लगता? मुझे सिर्फ सुर कहिए। जब आंटी ने मुझे फोटो भेजा था मैं तो डर ही गया था कि किसी घरेलू लड़की से मिलने वाला हूँ, लेकिन यहाँ आकर मेरी सांस में सांस आई। मुझे ज्यादातर ना ओल्ड फैशन लड़कियां पसंद नहीं है। सच कहूँ तो आई लव योर ड्रेसिंग सेंस। ये सुनते ही जिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़के को कैसे भगाए, क्योंकि जो हथकंडा वो बाकी आदमियों पर आजमाती थी वो इस पर बिल्कुल भी असरदार नहीं होने वाला था। इसलिए जिया जबरदस्ती की मुस्कुराहट लिए चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठी रही। अगस्त उन दोनों को देखकर सोच रहा था कि एकदम तोता मैना जैसी जोड़ी है, ऐसे लोगों को एक साथ ही रहना चाहिए। तभी अगस्त के गार्ड कैफे में आते हैं
और अगस्त उन्हें देखकर अपनी कुर्सी से उठकर आगे आता है और गार्ड से कहता है, जगह खाली करवाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया हूं, चलो यहाँ से। अगस्त के जाते ही वहां बैठे सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन जिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर सुरेंद्र अगस्त का बहुत बड़ा फैन था, इसलिए वो जिया से कहता है, ओ माय गॉड, अगस्त कैफे में तुमने बात की उनसे? जिया अपनी बाहें ऊंची करते हुए उसकी तरफ गुस्से से देखती है। तभी सुरेंद्र समझ जाता है कि जिया को अगस्त में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, इट्स ओके डार्लिंग, कोई बात नहीं, हर किसी को थोड़ी अगस्त पसंद हो सकता है। अगस्त के जाने के बाद सुरेंद्र लगातार 15 मिनट तक नॉनस्टॉप बोलता रहा, जिससे जिया के सर में दर्द हो गया। अब जिया उसकी बातें सुनते हुए आसपास के लोगों को देख रही थी। तभी सुरेंद्र जिया से पूछता है, तो जिया, मुद्दे की बात पर आते हैं, तुम कब तक शादी करना चाहती हो? अगर मुझसे पूछो तो मैं तो अगले महीने तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये कहते हुए सुरेंद्र अपनी कुर्सी पर आराम से टिक जाता है। तभी जिया कुछ सोचते हुए अपनी कुर्सी सुरेंद्र की तरफ बढ़ाती है और उसके एकदम करीब आकर उससे कहती है, सर, मैं क्या कह रही थी, कहीं आसपास एक होटल रूम बुक हो सकता है? सुरेंद्र कुछ सोचते हुए जिया की बात का जवाब देता है, भाई पालपुर के आसपास काफी सारे होटल हैं, बुक तो हो सकता है, पर होटल रूम क्यों चाहिए? जिया अपने निचले होठ को दांतों में दबाते हुए कहती है, जरा समझो ना सर, मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें मैं पसंद हूँ, मेरी मम्मी को हम दोनों पसंद है। अब जब इतने सुर मिल रहे हैं तो हमें भी तो हमारी सुरताल मिला लेनी चाहिए। सुरेंद्र को जिया की बातें समझ नहीं आती हैं और वो अपने चेहरे पर सवालिया निशान लिए जिया की तरफ देखता है। जिया समझ जाती है कि सुरेंद्र दिमाग से कितना मंद है, इसलिए वो अपनी बात को सरल भाषा में कहकर समझाने की कोशिश करती है। देखो सर, हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। अगर शादी के बाद किसी की भी मशीनरी में कोई खोट निकला तो दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, है ना? मैंने आज तक जितनी भी टेस्ट ड्राइव की है ना, सब बेकार थी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। 1-2 घंटे की बात है, फिर सब पता चल जाएगा। जिया की बात सुनकर सुरेंद्र हैरान हो जाता है और अपने सामने रखा हुआ पानी का ग्लास एक सांस में गटक जाता है। सुरेंद्र को अपने लिए एक मॉडर्न लड़की चाहिए थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि जिया इतनी मॉडर्न निकलेगी। इसलिए सुरेंद्र एक गिलास पानी पीते ही अपनी कुर्सी से सीधा खड़ा होता है और वेटर को इशारे से अपने पास बुलाकर उसके हाथ में कुछ पैसे रखते हुए वहां से चला जाता है। जिया लंबी सांस लेते हुए अपने फोन में टाइम देखकर खुद से कहती है, चलो आज का काम खत्म हुआ, अब देखते हैं अगली बार कहाँ जाना है। जिया भी 5 मिनट के बाद कैफे से बाहर चली जाती है। कैफे से बाहर निकलते ही जिया के फोन की घंटी बजती है और वो पर्स से अपना फोन निकालकर देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रोशनी का फोन आया था। रोशनी और जिया की दोस्ती हाई स्कूल के बाद हुई थी। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। फिर उन दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद रोशनी ने जॉब करने का फैसला किया और वो काम ढूंढने लगी। उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होने के कारण उसे नोएडा की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गया। इसलिए रोशनी नोएडा शिफ्ट हो गई और जिया अपनी माँ के साथ रहने लगी। जिया का घर नारायणा में था। जिया के घर से रोशनी के पीछे जाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि ब्लू लाइन मेट्रो नोएडा सिटी जाया करती थी। इसलिए जिया हफ्ते में 1-2 बार रोशनी के पीजी में चली जाती है। आज रोशनी का वीक ऑफ नहीं था, फिर भी वो जिया को लगातार फोन कर रही थी। फोन उठाते ही जिया कहती है, रोशनी बोल तो बहुत देर से मुझे फोन कर रही है, मैं एक जरूरी काम में थी, उठा नहीं पाई। रोशनी कहती है, तो कैसी रही डेट? जिया रोशनी से कहती है, तुझे किसने कहा मैं डेट पर थी? रोशनी जिया के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, इससे ज्यादा जरूरी काम तेरा और क्या हो सकता है? तभी जिया कहती है,
मेरी जासूसी करना छोड़, तू अपनी बात बता। आज तो तेरा वीक ऑफ भी नहीं है, फिर तो क्यों फोन कर रही है? रोशनी दबी हुई आवाज में जिया के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, जिया, मुझे बहुत दिनों से ना तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मैं उसके लिए वीक ऑफ का इंतजार नहीं कर सकती, प्लीज यहाँ आजा। रोशनी का इस तरह से धीमी आवाज में बात करना साफ बता रहा था कि वो किसी न किसी बात से परेशान है और जिया अपने दोस्त को परेशान नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वो रोशनी को बहन की तरह प्यार करती थी। इसलिए जिया कहती है, चल तू टेंशन मत ले, मैं माँ को कहकर ना सीधा वहीं आ जाती हूँ। मोहिनी घर पर परेशान हो रही थी, क्योंकि जिया के साथ डेट पर गया हुआ एक भी आदमी उसका फोन नहीं उठा रहा था। मोहिनी को डर था कि कहीं इस बार भी पिछली बार की तरह सभी लड़कों ने जिया को रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। हालांकि मोहिनी को कभी भी इस बात का पता नहीं चल पाता था कि लड़के जिया को रिजेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके के पहनावे में घर से निकलती थी और जैसा जिया का व्यवहार था, उसे कोई लड़का रिजेक्ट ही नहीं कर सकता था। लेकिन मोहिनी को जिया का सच पता नहीं था। मोहिनी ये सब सोच रही थी कि तभी जिया मोहिनी को फोन करती है और मोहिनी तुरंत फोन उठाकर जिया से कहती है, क्या हुआ? इस बार भी तू मुझे कोई खुशखबरी नहीं देने वाली है। मुझे मालूम था उन तीनों में से कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। मुझे समझ में नहीं आता कि डेट पे जाने के बाद इन लड़कों को क्या हो जाता है। तेरी फोटो देखकर तो ऐसे तारीफ कर रहे थे जैसे कल की कल शादी कर लेंगे, पर अब कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। जिया को हर डेट के बाद अपनी माँ के लिए कोई ऐसा कारण ढूंढना पड़ता है जिससे मोहिनी को भरोसा हो जाए कि उसकी बेटी की कोई गलती नहीं है। लेकिन आज जिया को 3 अलग अलग कारण बताने थे, इसलिए जिया इस बात को टालने की कोशिश करते हुए कहती है, माँ, मैं जब घर आऊंगी ना तुम्हें सारी बातें बता दूंगी। अभी मुझे रोशनी के पास जाना है, मुझे लग रहा है कि वो बहुत परेशान है। रोशनी का नाम सुनते ही मोहिनी का चेहरा उतर जाता है। हालांकि कभी भी मोहिनी ने जिया को रोशनी से दूर रहने के लिए नहीं कहा, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो मोहिनी जिया से छुपा रही थी। मोहिनी की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर जिया कहती है, मैं जानती हूँ माँ, आप रोशनी को पसंद नहीं करती हो, पर वो अच्छी लड़की है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं आपसे कल मिलूंगी, बाय। इतना कहते ही जिया फोन रख देती है और मोहिनी चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। फिर दीवार पर लगी अपनी और अपने पति की फोटो को देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और कुछ देर बाद वो फूट फूट कर रोती है। एक पल के लिए मोहिनी के सामने वो दिन घूमने लगता है जब पहली बार उसका पति उसे इस घर में लेकर आया था। आगे की